जी नमस्कार। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। मुझे पता है कि इस टाइप की वीडियो थोड़ी सी रिस्की होती हैं और इनाम सरीखे आपको क्रिटिसिज्म, थोड़ी गाली पड़ सकती है, बट फिर भी इन गुड फेथ थोड़ा रिस्क तो लिया ही जा सकता है। और ये प्योर रिस्क नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। और मुझे ये भी पता है कि ये जो पोजीशन है ना, ये एक्सपीरियंस बंदों के लिए है, तो आपका अपना एक्सपर्टीज भी कुछ ना कुछ होगा, कुछ एनालिसिस होगी, कुछ कैलकुलेशन होगा। मैं उसमें बस थोड़ा सा इनपुट देने जा रहा हूं। इनपुट क्यों दे रहा हूं भाई? क्वेश्चन उठता है ना कि एग्जाम के कट ऑफ में टारगेट स्कोर जो आप बताओगे, उसके लिए तो ढेर सारे वेरिएबल होते हैं। पेपर टफ आएगा, आसान आएगा, प्रीवियस कट ऑफ से भी नहीं कंपेयर किया जा सकता था। कितनी सीटें हैं, कितने बच्चे बैठे थे पिछली बार, इस बार कितनी सीटें हैं, कितने बैठ रहे हैं, पिछली बार का पेपर कैसा था, आपकी कैसा है, सिलेबस में क्या वेरिएशन है, ढेर सारी चीजें हैं, मतलब ढेर सारे वेरिएबल हैं। तो आप सबको कांस्टेंट मान के कैसे कंपैरिजन कर सकते हो? भाई पिछली बार का कट ऑफ ये था, आप इतना ला दो, या पिछली बार इतने पे बच्चे सेलेक्ट हुए थे, आप इस बार इतना ला दोगे तो हो जाएगा। बिल्कुल ये सारे वेरिएबल्स हैं। इसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि ये चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उसका रीजन है, एक तो हम इस फील्ड में इन्वॉल्व हैं, पढ़ाते हैं। आप में से काफी सारे लोग कोर्स में हैं, टेस्ट देते हैं, तो कुछ आइडिया वो है, आप लोगों से डिस्कशन होता है, कुछ वो आइडिया है, कुछ काफी टाइम से एग्जाम को फॉलो कर रहे हैं तो वो आइडिया है। तो ये चीजें क्यों करने की जरूरत क्यों भाई? जब पेपर नहीं हुआ तो ये सब चीजें करने की जरूरत क्यों? उसका एक रीजन है। जनरली मैं एग्जाम से पहले ये करता हूं, नियर अबाउट सारे एग्जाम में करता हूं। फॉर्चुनेटली वो ठीक हो जाता है, तो अब तक तो क्रिटिसिज्म नहीं मिला। लेट्स सी। करने का रीजन ये होता है कि आपको कई बार एक्सपीरियंस हुआ होगा, आपने अगर एग्जाम दिया है या कई लोगों से सुना होगा कि यार एग्जाम दे के आया, जब उसका कट ऑफ देखा तो 2 नंबर से 4 नंबर से मेरा रह गया था। कई सारे लोगों को ये रहता है कि अरे यार, ये मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन का ये आंसर कंफ्यूजन में है, गलत हो सकता है, पर फिर भी लालच में आके मैंने कर दिया। मैंने तो जय माता दी बोल के, मतलब कुछ कुछ डाउट था। इसे होता है, सबके साथ होता है, इवन टॉपर के साथ भी होता है। रिस्क लेके ये क्वेश्चन कर दिया और गलत हो गया यार, और इसके लिए नेगेटिव भी हो गया। 2-3 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए, मैं कट ऑफ से पीछे रह गया, नहीं तो आज कट ऑफ क्रॉस हो जाता है। कई सारे लोगों का इसका उल्टा होता है कि अरे यार थोड़ा सा रिस्क लेता, ये क्वेश्चन में मुझे डाउट था पर मुझे लग रहा था कि इसका बी सही होगा, और देखो बी सही है। अगर मैं थोड़ा सा रिस्क लेता तो ये सही हो जाता। और भी कई सारी गलतियां लोग होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट ये रिग्रेट रहता है। ये रिग्रेट क्यों है भाई? क्योंकि शायद हमको ये आइडिया नहीं है कि कौन सा स्कोर है जिसके आसपास अगर हम हैं तो हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए। वो कौन सा स्कोर है अगर जिससे हम बहुत पीछे हैं तो हमको थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। हो सकता है रिस्क की वजह से हमारा कट ऑफ आ जाए। और कौन सा वो स्कोर है कि भाई चिल मार के हाँ हो गया, अब तो मेरा आने ही वाला है। तो इसका अगर हमें थोड़ा आइडिया रहता है ना, तो हम थोड़ा प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि हमें रिस्क वाले क्वेश्चन करने हैं कि नहीं करने हैं। तो ये जो टारगेट स्कोर है या प्रीवियस ईयर कट ऑफ है या उसका डिस्कशन है, ये इसी पर्पज की वजह से होता है। बिल्कुल पता है भाई, प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो अब अपनी कहानी शुरू करते हैं। मतलब पर्सपेक्टिव मेरा समझ गए होगे ना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, और आप तैयारी कर रहे हो। अब मैं थोड़ा थोड़ा चीजें आपको बताता हूं। मुझे ऐसा लगता है जो कोर्स चल रहा है उसके हिसाब से, जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, जो उनके मार्क्स आ रहे हैं, या फिर प्रीवियस ईयर का भी मैंने रिकॉर्ड चेक किया हुआ है, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, कौन से कैटेगरी से हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, तो मुझे लगता है कि अगर आपका 155 मार्क्स है, पहले स्कोर बता देता हूं फिर बताता हूं कि क्या आपको करना चाहिए। मेरा जो सजेशन होगा आपके लिए 155 या प्लस, ये स्कोर मुझे लगता है कि आपके इंटरव्यू कॉल के लिए ठीक है। मतलब इससे जितना आगे रहोगे उतना ज्यादा सेफ रहोगे, जितना पीछे रहोगे आप उतना प्रॉब्लम होगी। इसमें एक वेरिएबल और होता है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ है, वो आइडिया लग जाता है। हमने अगर पढ़ाई किया है, अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ है, अगर हमसे नहीं बन रहा है, इसका मतलब औरों से भी नहीं बन रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने पढ़ाई किया है, ठीक ठाक पढ़ाई किया है, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आप क्वेश्चन अब सॉल्व कर रहे थे, प्रीवियस ईयर हो रहा था, और अचानक से ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जाम में बैठोगे आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, अगर दिल दिमाग ठीक है तो अगर आपसे नहीं बन रहा है तो मतलब पेपर टफ है, तो हो सकता है ये थोड़ा नीचे चला जाए। अगर पेपर थोड़ा इजी निकला कि अरे यार मुझसे बन रहा है, तो ऐसा नहीं कि बस आपसे बन रहा होगा, बाकी लोगों से भी बन रहा होगा, तो थोड़ा इससे ऊपर जा सकता है। पर पेपर टफ या बहुत इजी में बहुत ज्यादा का डिफरेंसेस नहीं होते हैं। ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 नंबर का डिफरेंसेस होता है, ठीक है। मतलब 8-10 नंबर ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है।
पर मुझे लगता है कि ये एक बाउंड्री लाइन स्कोर है, जहां अगर आप इतने आपके सही आंसर, मतलब मार्क्स आते हैं, सही आंसर नहीं, इतने आपके मार्क्स आते हैं, तो आपको इंटरव्यू का कॉल आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और ये मैं बात कर रहा हूं आउट ऑफ 300। आपको पता ही होगा कि ये पेपर 300 का होगा, क्योंकि दूसरे लोग तो देख नहीं रहे होंगे, जो एग्जाम में अपीयर होने वाले होंगे वही देख रहे होंगे, बट फिर भी बाद में कोई वीडियो देखे तो उसको आइडिया रहे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को मैं कहूंगा, मेरे हिसाब से इनका नियर अबाउट आसपास रहता है। तो अगर आप इन दोनों कैटेगरी से हो तो आपको 150 प्लस के आसपास स्कोर करना चाहिए। गर्ल्स का मैं नहीं बता रहा हूं, ये मेल कैंडिडेट का है। गर्ल्स का जनरली ऐसे एग्जाम्स में अगर वो जनरली उनको कॉल आ जाता है इंटरव्यू का, अब तक का मैंने देखा है। पर यहां पे चूंकि कई सारे ब्रांचेज हैं तो यहां पे हो सकता है कि थोड़ा मेरिट का पंगा हो, पर उनका प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले जो मैकेनिकल के कोर एग्जाम्स होते हैं उनमें तो लड़कियां ही नहीं मिलती हैं। जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनको जनरली मैं नहीं फॉलो करता हूं, इसलिए गर्ल्स का मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं, पर हां इससे कम ही रहेगा डेफिनेटली। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं इंटरव्यू कॉल के लिए। ऐसा मत सोच लेना कि इतना आएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे एग्जाम्स हैं कि इसका सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे। आपको पता है वेटेज कैसे, आपको पता है कि वहां का 1 नंबर यहां के 3 नंबर के बराबर होता है। ठीक है, अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हो, इन दोनों का भी स्कोर मैं सेम रखूंगा। वेरिएशन इसलिए नहीं क्योंकि जो सीट का वेरिएशन है वो थोड़ा सा है, तो जो एसटी का कट ऑफ कम जाता था, चूंकि कम सीट है तो मुझे लगता है उसके आसपास चला जाएगा। तो हम कहेंगे कि अगर आप 145, इवन मेरे मन में आ रहा है कि मैं 140 लिख दूं, पर एक दिल कह रहा है कि नहीं 140 थोड़ा सा कम हो सकता है, तो थोड़ा सेफर ही लिखना है हमको। तो 150 145 के आसपास अगर आपका रहता है तो बिल्कुल मेरे हिसाब से आपको इंटरव्यू की कॉल आनी चाहिए। अब क्या करें भाई, ये मैंने पहले ही कहा कि ये इसीलिए तो कर रहे हैं हम, कि हम ये समझ पाए कि हमको रिस्क लेना है नहीं लेना है, हम किधर फॉल कर रहे हैं। तो जनरली कोई भी एग्जाम है, आपने प्रिपरेशन किया है ना, तो हम कह सकते हैं, मैंने ये कैटेगरी पहले भी बताया हुआ है, एबीसी में अगर हम क्वेश्चन को डिवाइड करें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हम मतलब फुल्ली कॉन्फिडेंट होंगे कि इसका आंसर यही है, चाहे वो डायरेक्टली फंडामेंटली होंगे, चाहे न्यूमेरिकल होगा तो सॉल्व करके डिसाइड कर लेंगे कि भाई ये है, पर नियरली हम उसमें फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं कि भाई ये वाला होगा। तो मैं कहूंगा कि आप ये यहां तक पहुंचने के लिए, इस कैलकुलेशन तक पहुंचने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि आपको रिस्क लेना है कि नहीं लेना है, आप पहले पूरे पेपर में वो सारे क्वेश्चन थॉरोली जाके, क्योंकि बाद में और रिग्रेट होता है कि अरे यार इस क्वेश्चन में फंस गया, लास्ट में मेरा ये वाला रह गया, वो सब प्रॉब्लम भी एग्जाम में होती है। कई बार कई सारे लोग गलती करते हैं कि पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं अच्छा मैंने इतने का ये किया, इतने का बी किया, फिर वो काउंट करके एबीसीडी ओएमआर शीट में करते हैं, फिर पता चला कि एक क्रमांक गलत हुआ, उनका कई क्वेश्चन गलत हो गए। तो ये सब माइनर मिस्टेक्स होती हैं, एग्जाम में होती हैं, आपको वो सब नहीं करना है। ठीक है, तो पहले एक बार इससे आपका क्या होगा, क्वेश्चन आपका पूरा पेपर का ओवरव्यू हो जाएगा, और साथ में आप वो क्वेश्चन भी टिक मार्क करते चले जाओगे जिनको देखते ही आप आंसर कर सकते हो। आपको आइडिया भी लग जाएगा कि पेपर टफ है आसान है, क्योंकि एक बार ओवरव्यू भी होता रहेगा, आपके जो क्वेश्चन आसान है वो आपका पहली बार में वही क्वेश्चन करने हैं, चाहे उसमें आधा घंटा लगे, 45 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, जैसी आपकी प्रिपरेशन है। आप कुछ क्वेश्चन तो ऐसे सबको मिलेंगे जो केवल देखते ही टिक मार्क करना है, 20 सेकंड 30 सेकंड में, 40 सेकंड में गायब हो जाते हैं, हमको पता है यार ये होगा ये होगा ये होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम कर सकते हैं, जिसका फंडामेंटल भी हमको पता है, जिसका फॉर्मूला पता है अगर न्यूमेरिकल है, पर हमको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसको बी कैटेगरी में रखते हैं। किस कैटेगरी में? बी कैटेगरी में। ये खत्म करने के बाद चूंकि हमारे पास अभी टाइम है तो हम इसको खत्म करेंगे। ठीक है, अगेन ध्यान रखेंगे इसमें इतना टाइम नहीं देना है कि सी के लिए हमारे पास टाइम नहीं बने। सी में मैं उन क्वेश्चंस को रखता हूं ना जो थोड़े रिस्की टाइप के हैं, आते हैं नहीं आते हैं, थोड़ा डाउट है, यार फॉर्मूला भूल रहा है, यार फंडामेंटल भूल रहा है, इसका ये था या ये था, या फिर रिसेंटली मान लो जीके जीएस का है तो रिसेंटली पढ़ा था यार ये आया था पर ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब कुछ कुछ रहता है। अब अगर आपने ठीक से पढ़ाई किया है ना, तो मैं कहता हूं कि अगर आप ये दोनों क्वेश्चन मिलके, अगर आप इस लाइन में आ रहे हो, इस लाइन में आ रहे हो, तो आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, तब छोड़ दीजिए उसको, जस्ट लीव दैट। क्योंकि यहां पे निगेटिव मार्किंग 0.33 है जो आपको निगेटिव में ही लेके जाएगी।
0.25 होता है तो प्रोबेबिलिटी कहती है कि मार दो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सबका। पॉजिटिव नहीं होगा तो नेगेटिव होने के भी चांसेस कम है, लेबल हो जाएगा। वो फंडामेंटल आपने पढ़े होंगे कि 100 क्वेश्चन है तो 100 नंबर हुआ, अगर सबका ए किए तो 25 सही होने के चांसेस है, 25 नंबर मिले 1/4 के हिसाब से 75 गलत हो गए तो 25 नंबर, तो 0/0 का बैलेंस हो गया। पर यहाँ पे 0.33 है तो निगेटिव होने की पूरे चांस है, ये मैथ भी कहती है। ठीक है, और किस्मत तो आपको पता ही कि इतनी अच्छी किस्मत रहती तो सरकारी एग्जाम की तैयारी तो कर रही नहीं होते। ठीक है, तब तो कहीं और होते भाई, किस्मत अच्छी होती तो किस्मत के भरोसे तो मार नहीं सकते। और माता जी, जय माता जी, यहाँ पे साथ देंगी नहीं आपका, तो जनरली चांसेस होता है कि नेगेटिव जाएगा। तो फिर सी वाले नहीं छूना नहीं है अगर आप इस रेंज में फॉलो कर जाते हो ए और बी को करके तो। ठीक है, अगर नहीं आप फॉल कर रहे हो और आपको लगता है यार कि थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, तो अब इनमें भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थोड़ा डाउट होता है, कई सारे होते हैं कि 22 लगता है यही होगा, और जो लगता है ना कि ये होगा, वो ऐसा नहीं कि भाई एकदम तुक्का है, आपने कहीं ना कहीं उनको पढ़े होते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, इसलिए लगता है कि सही होता है। कई सारे बच्चों के बारे में कहा जाता है ना यार वो तुक्का मारता है तो भी सही हो जाता है। ऐसा नहीं होता है भाई, तुक्का किसी का नहीं सही होता है। वो बच्चे पढ़े हुए होते हैं, चीजें उनको भूल रही होती हैं, पर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो होता है, और तब उनका दिमाग सजेस्ट करता है कि हाँ ये हो सकता है। इस वजह से उनके जनरली ज्यादा सही होते हैं, कम गलत होते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि सारे सही होते हैं उनके, पर ज्यादा सही होते हैं, कम गलत होते हैं। तो उस केस में अगर यहां से आप ज्यादा फॉल कर रहे हो, मान लो आप जनरल के हो, आपको लगता है यार कि मेरा 135 हो रहा है, 140 हो रहा है, 142-45 हो रहा है, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मुझे और करने चाहिए ताकि मैं उस रेंज में चला जाऊं, तो मुझे लगता है कि आपको रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, और अगर आप बहुत पीछे फॉल कर रहे हो तब तो 100% रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब 100 नंबर या 110 120 नंबर लाके भी क्या करोगे आप, मतलब कॉल तो आनी नहीं है, तो थोड़ा रिस्क लेके ही देखते हैं, तो मतलब एक माइंड में श्योरिटी आ जाएगी। अगर आप इसको क्रॉस कर रहे हो और आपको लगता है कि रिस्क नहीं लेने की जरूरत है, मतलब मुझे लगता है यार कि बहुत डाउट है, कंफ्यूजन हो रहा है, दिमाग भी घबरा रहा है, छोड़ो हटाओ जाने दो, तो आप जाने दे सकते हो, उस पर जनरली आपको कॉल आ जाएगा। ठीक है, अगेन ये प्रेडिक्शन है बट आना चाहिए। ठीक है, सेम चीज बाकी लोगों के लिए भी है, और 1-2 सजेशन मैं और देना चाहूंगा जाते जाते कि भाई एग्जाम में, एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंच जाओ, दिमाग को फालतू का स्ट्रेस नहीं देना है एग्जाम पीरियड में, वो भी एकदम एग्जाम देने के टाइम ही, कि एकदम हाफते कांपते पहुंचे, फिर पूछे कि भाई मेरा रूम किधर है, फिर सीट किधर है। दिमाग को पहले ही आपने इतना स्ट्रेस कर दिया कि वो बेचारा क्या ही सोचेगा। आराम से जाना है, 10 मिनट 15 मिनट पहले जाके बैठना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पहुंच जाइए, अपने सीट पे पहुंच जाइए, जाके बैठ जाइए, बाहर खड़ा होकर बकैती नहीं करिए। मैं जनरली कहता हूं कि लोगों से डिस्कशन करना अवॉइड करिए, क्योंकि दिमाग एक ही है, उसको अगर आप कंसंट्रेट करना चाहते हो तो जितना कम वेरिएबल्स उसको इनपुट में दोगे उतना वो एक वेरिएबल पे कंसंट्रेट करेगा। आपका वेरिएबल एग्जाम, आपने 10 लोगों से बात किया, अरे भाई तूने ये पढ़ा क्या, अरे ये पढ़ा क्या, अभी 4 दिन पहले प्रीवियस ईयर आंसर की आई थी देखा था क्या, भाई उसमें सारे कॉमन आ रहे थे, सारे एग्जाम में वही आ रहा है, तूने ये नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आप सुन लोगे, दिमाग हो जाता है खराब। कितना भी आप रिजिड आदमी हो, दिमाग खराब होता ही है। तो जनरली कोशिश करना है कि दोस्त मित्र से फोन पे नहीं बात करना, एटलीस्ट अगर वो मतलब ऐसे लोग जो एस्पिरेंट हैं उसी एग्जाम के, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है, दोस्त मित्र हैं, दूसरी कोई गपशप करना है कर लीजिए, मैं तो कहता हूं वो भी अवॉइड करिए, एनर्जी जितना कंजर्व करना है करिए, करना चाहिए। और एग्जाम के बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं करिए, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जाम के बारे में आप वेरिएबल इनपुट दोगे, दिमाग आप चाहो चाहे नहीं चाहो उस चीज पे कैलकुलेशन करेगा ही करेगा, और जितना दिमाग को आप रोकोगे कि नहीं सोचना है, वो उतना ही सोचता है। कोई कह दिया ये नहीं पढ़े, आपने नहीं पढ़ा है या पढ़ा है, कैलकुलेशन करेगा, यार मतलब ये भी पढ़ा है क्या, सारे पढ़ लिए हैं यार, मुझे तो लग रहा था मैं ही पढ़ रहा हूं चोरी चोरी, नहीं पढ़ा, अरे यार मैं तो, मेरा तो छूट गया, मुझे लग रहा है कि मैं पीछे रह जाऊंगा। उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है सोचने की, पर दिमाग में वो बातें आती हैं, तो दिमाग का डाइवर्जन होता ही है, और वो डाइवर्जन एग्जाम तक बना रहता है। तो आपको कोशिश करना है कि एग्जाम टाइम में किसी से एग्जाम के बारे में बात नहीं करना है, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। जो पढ़ा है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है,
एग्जाम में पहले पहुंच जाना है, सारी चीजें लेके पहुंचना, पता नहीं क्या, अरे यार आईडी लेना भूल गया, अरे यार एडमिट कार्ड ढूंढ रहा, भाई इधर कहीं जेरोक्स की दुकान है क्या, एडमिट कार्ड प्रिंट करना था, ये सब बकैती से बचना है। एक दिन पहले जो जो रिक्वायरमेंट है सब ले लेना है साथ में, क्योंकि ये फालतू का स्ट्रेस होता है दिमाग को एग्जाम टाइम में, और हमें लगता नहीं, हमें लगता है कि यार ठीक है ये कैजुअल है, सब लोग करते हैं, पर आप भूल जाते हो कि भाई वही दिमाग है, उसी को एग्जाम में लगना है। अगर उसको पहले आपने थका दिया है तो फिर कहां से एग्जाम में जो चीजें आपको आसानी से हो सकती है, फिर वही लास्ट में घबराहट होती है, दिमाग सोच नहीं पाता है, चीजें जो मतलब याद या रिकॉल हो सकती थी वो दिमाग के घबराहट में चली जाती हैं। तो ये चीजों का ध्यान रखना एग्जाम में। जनरली मैं सभी एग्जाम से पहले कहता हूं एस्पिरेंट्स को, ये अपना एक्सपीरियंस भी है और आपने भी एक्सपीरियंस किए होंगे, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो, एग्जाम दिए ही होंगे या पहली बार दे रहे हो तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस लेके अपना एक अटेम्प्ट खराब करने से अच्छा है कि हमारे एक्सपीरियंस से सीख लो आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर फिर भी कोई आपको क्वेश्चन मार्क है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो, आप ऐप पे हो, ऐप पे मैसेज, टेलीग्राम पे, जहां आप करना चाहो, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपको रिप्लाई मिलेगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।